नमस्कार, ताज न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रोतिका जायसवाल। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सपा मुखिया की हिदायत के बाद भी सपाई अनुशासनहीन, सत्ता की हनक में चलते पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट। चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में, एक टवेरा और 2 मोटरसाइकिल हुई बरामद। ड्यूटी पर हुए बिजली कर्मचारी की मौत से नाराज ग्रामीण, जमकर की तोड़फोड़, अधिकारी को बनाया बंधक, लगाया जाम। पालीवाल पार्क बना आपराधिक तत्वों का अड्डा, दिखावे की पुलिस चौकी हुई कबाड़े में तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। सपा मुखिया की लाख हिदायतों के बाद भी सपा नेताओं की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटना खंदारी चौराहे की है, जहां सपा नेता और ट्रैफिक पुलिस में जमकर हाथापाई हुई, जिसे वहां से गुजरने वाले हर शख्स ने देखा। इस हाथापाई में ट्रैफिक कर्मी की वर्दी तक फट गई, तो वहीं सपा नेता को चोट भी आई है। पर मामला सत्ता के नेता का होने के चलते किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। अगर यही कोई आम व्यक्ति होता तो पुलिस का नजरिया शायद कुछ और ही होता। परवाह नहीं करते कानून की। लगातार सरकार उस पर काम कर रही है। अच्छे अधिकारियों को मौका देना और जो लोग कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार है। सरकार लगातार कदम उठा रही है कि ऐसे नियंत्रण करें और ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था को खराब करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र अंतर्गत खंदारी बाईपास चौराहे पर बाइक सवार सपा नेता मनोज अग्रवाल ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से हेलमेट न होने पर टोकने को लेकर सत्ता का रुबाब देते हुए कांस्टेबल से हाथापाई की, जिसका विरोध करने में कांस्टेबल की वर्दी बुरी तरह फाड़ दी गई। सिपाही और सपा नेता की इस लड़ाई में दोनों पक्षों को चोट आई है। दोनों के बीच होती हाथापाई को देख रहे राहगीरों ने उन्हें अलग किया। अलग करने पर सपा नेता ने सिपाही को बुरी तरह से धमकाया। सपा नेता ने इस तरह खुले आम पुलिस से हाथापाई करने से साफ जाहिर होता है कि सत्ता का नशा कहा जाए या पुलिस का खौफ लोगों के दिलों से निकल चुका है। भाई मेरी गलती थी, मैं हेलमेट लगाए हुए नहीं हो तो मैंने कहा चालान कर दो मेरा, तो चालान काटने के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी का पूर्व शहर महासचिव हूँ और मेरा छोटा भाई एसपी न्यू आगरा थाने से है। सपा नेता द्वारा की गई हाथापाई के बारे में जब चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने दरोगा से पूछा तो उसके चेहरे पर भी सत्ता का दबाव साफ देखने को मिला और उसने सपा नेता द्वारा की गई हाथापाई की बात को मानते हुए कहा कि उन्हें हेलमेट न होने की वजह से रोका गया था, जिसके बाद इतनी बात बढ़ गई। नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। वो वर्दी सिपाही की पकड़ रहे थे तो उसी में धक्का दिया तो वहीं लग गई होगी। वो जो थे मोटे से अग्रवाल जी शायद नाम बता रहे थे, सपा के नेता थे। सिपाही को धक्का दिया तो उसने भी धक्का उसी में कहीं से लग गया होगा। नहीं आराम नहीं, उसकी वर्दी फटी है, उसने वर्दी हाथ लगी है। अब ये तो इत्तेफाक की बात है कि एक्सीडेंट हुआ, किसके वो हुआ। नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। वो वर्दी सिपाही की पकड़ रहे थे तो उसी में धक्का दिया तो वहीं लग गई होगी। वो जो थे मोटे से अग्रवाल जी शायद नाम बता रहे थे, सपा के नेता थे। सिपाही को धक्का दिया तो उसने भी धक्का उसी में कहीं से लग गया होगा। नहीं आराम नहीं, उसकी वर्दी फटी है, उसने वर्दी हाथ लगी है। अब ये तो इत्तेफाक की बात है कि एक्सीडेंट हुआ, किसके वो हुआ। खंदारी चौराहे पर सपा नेता और ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के साथ हुई हाथापाई से ये बात तो साबित हो गई है कि सपा नेताओं को पुलिस का कोई खौफ नहीं है, वरना किसी पुलिसकर्मी से चौराहे पर इस तरह मारपीट करने की हिम्मत कोई आम नागरिक तो नहीं कर सकता। पर ये शायद सत्ता की ही हनक है कि इतने बड़े मामले के बाद भी पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठाई। थाना पिडोरा क्षेत्र में 9 दिन पहले दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में बसपा की सांसद और विधायकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास पर धरना दे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। जिसके बाद धरना दे रहे बसपा नेताओं ने धरना समाप्त करते हुए कहा कि अगर तय समय में कार्यवाही नहीं होती है तो वो फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारियों
थाना पिडोरा क्षेत्र में 9 दिन पहले दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में बसपा की सांसद सीमा उपाध्याय, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय, विधायक कालीचरण सुमन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निवास पर धरना दिया। धरना दे रहे बसपा नेताओं ने पुलिस पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए थाने को सस्पेंड करने की मांग भी की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पिडोरा की घटना है, उसके अनावरण को लेके है और ये ब्लाइंड केस है। एक तरह से अज्ञात के अंदर इसके अंदर FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके अंदर आरोप ये है कि नाबालिग लड़की के साथ जो है रेप के बाद हत्या की गई। उसके अंदर कार्रवाई चल रही है, आश्वासन दिया गया है। इसके अंदर हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी वर्कआउट करेंगे। लड़की के साथ में बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तमाम आला अधिकारियों से मेरी बात की, मैंने कप्तान साहब से भी, माथुर साहब से भी बात की, आई साहब से भी बात की और दूसरे दिन मैं जब पोस्टमार्टम हो रहा था एसएन मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पहुँचा सुबह 10 बजे। वहाँ पर SP आर्य साहब आए तो उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे जिसने हत्या की है, जिसने बलात्कार किया है। आज 10 दिन होने को आ रहे हैं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई। कप्तान साहब ने कहा कि हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे, कमेटी तैयार कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आश्वासन मिलने के बाद बसपा नेताओं के गुस्से में कुछ कमी आई है, पर सांसद सीमा उपाध्याय ने कहा कि अगर SSP द्वारा दिए गए समय में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो फिर से आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने सपा सरकार में गुंडा राज की बात कही और कहा कि वो किसी भी कीमत पर गरीबों पर अत्याचार नहीं होने देंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े। मेरे क्षेत्र की घटना है, बहुत गंभीर और दुखद ये घटना है और ये निर्भया को, बच्ची को हमारी न्याय मिलना चाहिए। जो दलित की बेटी के संग किया है, कुकृत्य किया है और उसको जल्द से जल्द सजा मिले, गिरफ्तार हो। उसके लिए हमने आज यहाँ पे SSP साहब से बात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम गिरफ्तारी करेंगे और बहुत एक कमेटी, टीम तो लगी रही है, एक टीम गठित करके जल्दी से जल्दी हम उनको गिरफ्तार करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन कितना सही साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर दलित युवती के साथ हुई इस घटना के बाद पूरी बसपा एक मंच पर जरूर आ गई है। अब देखना होगा कि वो मृतिका को कैसे इंसाफ दिला पाती है। समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली आज यमुना पार क्षेत्र में पहुंची। इस रैली में जिलाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी की। इस यात्रा का लोगों ने जगह जगह जोशीला स्वागत किया। ये यात्रा क्षेत्र में कई किलोमीटर तक घूमी और सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली शुरू हुई। सपा कार्यकर्ता और नेता साइकिल रैली के माध्यम से अपनी सरकार की लाभकारी योजना और नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज आगरा में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और युवजन सभा के अध्यक्ष तेजपाल यादव के नेतृत्व में सपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और जनता को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाया। रैली में नेता और कार्यकर्ता जोश में दिखाई दिए। जिले में कई किलोमीटर घूमकर पहुंची रैली का यमुना पार इलाके में जाकर समापन हुआ। देखिए, हम लोग 1 तारीख से साइकिल यात्रा पर निकले हैं और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की जल कल्याणकारी जो नीतियां हैं उन्हें जन जन को बताने का काम कर रहे हैं। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हम जन कल्याणी मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजना है उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हमें जनता का इतना सहयोग मिल रहा है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी का होगा। जिले भर में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान में थाना एतमादपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 टवेरा कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना एतमादपुर पुलिस ने 4 वाहन चोरों को पकड़कर वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। उनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल सहित 1 टवेरा भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि एतमादपुर इलाके के बुढ़िया के ताल पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी समय पुलिस ने इन वाहन चोरों को पकड़ा, जिनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल व 1 टवेरा मिली है। सभी चोर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये लोग आगरा से बड़े ही शातिराना अंदाज में मोटरसाइकिल चोरी कर राजस्थान बेचने के लिए ले जा रहे थे। ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे 1 टवेरा और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है थाना एतमादपुर में। और ये मूलतः सभी लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। 2 लोग इसमें 3 लोग सवाई माधोपुर जनपद के हैं और 1 करौली जनपद के हैं। जो बरामदगी हुई है उसमें 1 टवेरा जो है जनपद राजस्थान के यहाँ से चोरी थी और जयपुर ईस्ट थाना के अंदर इसका मुकदमा लिखा गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने ये भी बताया कि इन्होंने और भी चोरी करी है।
आगरा से भी चोरी करते थे, आगरा की चोरी करके राजस्थान में बेचा करते थे और राजस्थान से चोरी करके इन्होंने यहाँ पे बेचा है। थाना फतेहाबाद के मोहल्ले चौराहे पर बीते दिनों व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने वारदात में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ लूटा गया थैला भी बरामद किया गया है। आगरा के थाना फतेहाबाद इलाके के कस्बे में विगत 5 फरवरी को घर के बाहर ही एक सर्राफा व्यवसायी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी और उनके हाथ से आभूषणों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस उसी दिन से इस घटना के खुलासे में लगी थी और पुलिस को आज सफलता भी मिल गई है। पुलिस ने पूरी घटना में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 3 तमंचे और एक रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। पुलिस को लूटी गई कुछ नकदी और कुछ चांदी भी मिली है। घटना विगत 5 फरवरी की है। अशोक शल्य के फतेहाबाद में कस्बे में शल्य ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। अशोक कुमार शल्य अपनी दुकान को शाम को बंद कर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो 2 हथियारबंद बदमाशों ने अशोक कुमार को गोली मारकर उनके हाथ से बैग छीन लिया। घायल अशोक कुमार का आज भी आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पकड़े गए सभी आरोपी आगरा और आसपास के रहने वाले हैं। इनका एक साथी दिनेश कुमार अभी भी भागने में सफल हुआ। इस गिरोह पर आगरा के कई थानों में लूट, आर्म एक्ट जैसी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना फतेहाबाद पड़ता है। यहाँ पर 5 तारीख को एक घटना हुई थी और घटना शाम की थी और इसके अंदर एक सराफा व्यापारी अपने घर पे दुकान से लौट रहा था। घर के बाहर उसको गोली मारी गई थी और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके आया था। घटनास्थल पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और इसके अंदर आश्वासन दिया गया था कि 72 घंटे के अंदर ये अनावरण होगा या कैश लेके जाते हैं, क्योंकि ये गिरवी के अंदर अपना माल बहुत रखा करता था ये पर्टिकुलर व्यापारी। तो इनको इस बात का पिछले 1 सप्ताह से ये रेकी कर रहे थे और जो है इनको आभास कम से कम 5-6 लाख रुपए का। एक और जहां शहर में लगातार बदमाश वारदात दर वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस को खुली चुनौती मिल रही है, तो वहीं पुलिस इन्हें रोकने में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके चलते ये ऐसी जगहों को अपना निशाना बना रहे हैं जहां या तो पुलिस नहीं होती या फिर इन्हें भागने में आसानी होती है। कुछ ऐसी ही एक जगह है पालीवाल पार्क, जहां कहने को तो पुलिस चौकी है लेकिन सालों से ये कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। देखिए ताज न्यूज की इस पर एक खास रिपोर्ट। जब सहायता करने वालों को ही सहायता की दरकार होने लगे तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पालीवाल पार्क पुलिस चौकी की, जिसे खुद सहायता की दरकार है। कहने को तो इस पुलिस चौकी को यहाँ के निवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते आज इस चौकी के हालात जर्जर हैं। ना तो यहाँ कभी कोई अधिकारी आता है और ना ही कभी यहाँ पे कैठी नजर आती है, जिसके चलते यहाँ मंचलों व बदमाशों का मानो एक अपना गढ़ बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये घटित हुई घटनाएं इस बात की तस्वीर दिखाती हैं। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले ही थोड़े थोड़े अंतराल के बाद यहाँ 2 सर्राफा व्यवसायियों को लूट के इरादे से गोली मारी गई थी। उससे पहले भी यहाँ कई बार लूट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं व युवतियों को आए दिन मंचलों की हरकतों का शिकार होना पड़ता है, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इस बारे में जब ताज न्यूज की टीम ने आईजी जोन आशुतोष पांडे से बात की तो उन्होंने भी माना कि ये स्थान वाकई संवेदनशील है। उन्होंने ये भी माना कि यहाँ पुलिस का होना अति आवश्यक है और इसे पूरी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने ताज न्यूज को आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो इस बारे में पुलिस कप्तान से बात कर यहाँ के हालातों को सुधारने की पहल करेंगे। नहीं, पालीवाल पार्क पर काफी लोग टहलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और सेंट पीटर्स वगैरह स्कूल का भी रास्ता उधर से ही है, तो काफी इम्पोर्टेंट जगह है और यूनिवर्सिटी भी पास ही में है। तो पहले इसमें चौकी बनाई गई थी और फोर्स भी पहले रहती थी। अभी फोर्स वहाँ जाती है, चीता मोबाइल अब जाती है, लेकिन हम एसएसपी से बात करेंगे कि इसमें वहाँ पहले की तरह से फोर्स हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि वो आने जाने का रास्ता है और थोड़ा सुनसान रास्ता है।
तो कुछ वारदात वहाँ हो सकती है, पहले हुए भी हैं, तो हमारे लिए संवेदनशील जगह है, तो हम उसमें व्यवस्था और मजबूत कराएंगे वहाँ पहले भी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए वहाँ चौकी की स्थापना हुई थी। तो अब हम लोग अब जो चीता मोबाइल आ गई हैं तो वो वहाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ एक परमानेंट फोर्स के लिए हम लोग बात करेंगे और एसएसपी को इसमें हम निर्देश भी देंगे। आपको बता दें कि यहाँ विश्वविद्यालय भी है, जहाँ आए दिन धरना प्रदर्शन होना आम बात है। कई बार हालात को काबू करने के लिए कई थानों की फोर्स भी लगाई जाती है, लेकिन पुलिस का यहाँ ना होना कभी भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। देखना होगा कि आईजी के आदेश के बाद क्या यहाँ के हालात बदल पाते हैं या ये महज एक आश्वासन बनकर ही रह जाएगा। ताज न्यूज की टीम ने जब इस बारे में आईजी जोन आशुतोष पांडे से मुलाकात की तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि आपके द्वारा इस मामले में मेरे संज्ञान में लाया गया है, अब मैं इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको निश्चित तौर पर करूंगा। और ये आश्वासन भी उन्होंने ताज न्यूज को दिया कि जल्दी यहाँ के हालात बदले हुए नजर आएंगे। अपने साथी अनिल सप्ताह के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज, आगरा। आगरा में होने वाले ताज महोत्सव को और आकर्षित बनाने के लिए इस बार कुछ खास आयोजन किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए प्लेस स्टेशन इवेंट मैनेजमेंट की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन येलो चिली रेस्टोरेंट में किया गया, जहां मैनेजमेंट के लोगों ने ताज महोत्सव में होने वाले विशेष आयोजनों की जानकारी दी। इन विशेष आयोजन में महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ताज महोत्सव की शुरुआत इस बार ताज मिनी मैराथन से की जाएगी, ये जानकारी भी आयोजकों ने दी। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि इस बार का ये विशेष आयोजन प्लेस स्टेशन इवेंट मैनेजमेंट को सौंपा गया है, जिसके तहत ये आयोजन 18 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कई तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहले एक ताज मिनी मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जो शिल्पग्राम से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम तक ही होगा, जहां समापन के बाद एक मैत्री मैच का आयोजन भी किया जाएगा। ये पहला मैच डीएम एकादश और पत्रकार एकादश के बीच खेला जाएगा। ये ताज महोत्सव समिति जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा होती है, उसका हम लोग एक पार्ट है। उसी के अकॉर्डिंग हम 2 प्रोग्राम लिए थे हमने, और उसको हम पूरा करने के लिए ये आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ताज महोत्सव में पहली बार आगरा में ऐसा होने जा रहा है, जिसमें कि ताज महोत्सव पहले तो सूर्य सदन, नूरजहाँ प्रेक्षागृह और मुक्ताकाशी मंच तक रहता था, लेकिन इस बार डीएम साहब के संज्ञान में हमने एक चीज़ बताई थी कि इसको अगर हम बाहर लेकर आएँ और आम जनता को इससे जोड़ें तो हमारे ताज महोत्सव जो कि बहुत फेमस है, इसको एक अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। महिलाओं के आयोजनों की जानकारी देते हुए नटराजन थिएटर की निर्देशक अलका सिंह ने बताया कि इस बार महिलाओं के लिए भी आयोजन किए गए हैं, जिसमें वो अपने हुनर का जज्बा दिखा सकती हैं। इन आयोजनों में मुख्य रूप से ताज मनोरंजन खेल, मल्लिकाए ताज व ग्रुप डांस का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाने की बात चल रही है। ये ताज महोत्सव के अंतर्गत है। प्ले स्टेशन इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा ये कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें मल्लिकाए ताज और ग्रुप डांस कंपटीशन बहुत अच्छे अट्रैक्शन रहेंगे, और इसकी शुरुआत हो जाएगी 18 फरवरी को सुबह 7 बजे से मैराथन दौड़ से। मिनी मैराथन होगी, जो एक शिल्पग्राम से लेकर एकलव्य स्टेडियम तक रहेगी, और उसी दिन 18 फरवरी को एक उद्घाटन मैच होगा पत्रकार एकादश और डीएम एकादश के बीच में। गौरतलब है कि आगरा का ताज महोत्सव पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसलिए पर्यटन के साथ साथ सभी शहरवासी, पर्यटन उद्यमी भी इस आयोजन का खास ख्याल रखते हैं, ताकि इसे और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इस आयोजन को कराने की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार सिंगर नवनीत कौर और जॉली मुखर्जी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी विशेष सहयोग की अपेक्षा करते हुए सहयोग करने की अपील की है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. परिपक्वता पर लॉयल्टी एडिशन के साथ भरे गए सभी प्रीमियम वापस पाएं। LIC न्यू बीमा बचत पॉलिसी। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, मैच्योरिटी पर समय सिक्योर और बोनस, और उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मनी बैक और ऑटो कवर के साथ मिले 125% लाइफ कवर। मैच्योरिटी के साथ LIC की न्यू मनी बैक पॉलिसी। शानदार बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी के बाद अब स्वास्थ्य बीमे की बारी। जीवन आरोग्य प्लान की करें तैयारी। 80 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य बीमा कवर। हॉस्पिटल में भर्ती होने पर एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति। मेजर सर्जिकल बेनिफिट में 140 सर्जरी की सुविधा। 17 सर्जरी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल। जीवन आरोग्य प्लान, संपूर्ण स्वास्थ्य प्लान। अपने LIC एजेंट विकास अधिकारी LIC शाखा में संपर्क करें और आज ही अपनी और अपनों की पॉलिसी करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज न्यूज। चले बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लगातार यमुना के प्रदूषित होते पानी को लेकर स्वामी वंदन गिरी जी महाराज के नेतृत्व में एक जन जागरण यात्रा निकाली गई। गांव करहई से सेमरी तक पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति हेतु बटेश्वर से आए भक्तों समेत कई क्षेत्रीय लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया और साथ ही यमुना को प्रदूषण मुक्त कराने की बात भी कही। श्री हरिओम प्रचार एवं ब्रज संस्कृति सेवा समिति द्वारा यमुना गौब्रज संस्कृति रक्षा एवं पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति हेतु पिछले 7 सालों से जन जागरण दिव्य पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते रविवार को गांव कहरई में सेमरी गांव तक पद यात्रा कर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर समिति के सदस्य सहित सैकड़ों लोग भी वहां मौजूद रहे। ये यात्रा बटेश्वर से शुरू हुई है, ये जन जागरण के लिए शुरू हुई है। हमारे यहाँ पर नदियों का बुरा हाल है, यमुना मैया का बुरा हाल है, उसमें पवित्र जल की जगह पर मलमूत्र बह रहा है और गौमाता पर अत्याचार हो रहा है। लाखों गायें प्रतिदिन काट दी जाती हैं। तो ये हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वंदनदास महाराज जी के सानिध्य में ये यात्रा विगत 7 वर्षों से चल रही है। पहले हमारा काफिला छोटा था, लेकिन जब भारतवर्ष में नदियों को माता कहा जाता है, गाय को माता कहा जाता है, लेकिन
आने वाले समय में माता इसलिए कहा जाता है कि पानी की एक भीषण समस्या खड़ी होने वाली है, जिस पर अभी सरकार भी कोई उपाय नहीं कर सकती। बाबा जी को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग पूरे भूतपूर्व सैनिक आम नागरिकों के साथ में इनके साथ हैं। जो बाबा जी आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। समिति के अध्यक्ष स्वामी वंदन गिरजा जी महाराज ने बताया कि 3 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाली इस जन जागरण पदयात्रा से शहर और गांव के लोगों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदूषित हो रही यमुना और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे यमुना और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखा जा सके। बीते दिनों थाना शाहगंज के अर्जुन नगर में नालों के विवाद को लेकर सपा नेता द्वारा की गई विवाहिता की हत्या के बाद पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से असंतुष्ट युवा जाट विचार मंच ने पंचायत कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार और उनके असलहों के लाइसेंस को जल्द निरस्त करने की मांग की है। युवा जाट विचार मंच द्वारा बेस्ट अर्जुन नगर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बीते दिनों हुए नालों के मामूली विवाद में हुए विवाहिता के हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और मौके पर आए एसपी क्राइम को अपना ज्ञापन सौंपा। साथ ही नामजदों के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई न होने पर जन सैलाब की बात भी कही। यहाँ अर्जुन नगर में एक आपराधिक घटना हुई, जिसमें सरेआम जो है एक महिला का मर्डर हुआ। पड़ोस का मामला था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरीके से हत्यारे फरार हुए और उसमें उनको गिरफ्तार करने में जितना लंबा समय लग गया, तो ये जो देरी हो रही है, इसकी वजह से समाज में आक्रोश है। ये मैं पंचायत के आयोजक और खासकर युवाओं का जो इसमें सहयोग रहा है उसके लिए पहले तो धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ साथ मैं ये मान के चलता हूं कि जो जागरूकता जाट समाज में है पहले से और अब आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अन्याय के खिलाफ जाट की शुरुआत ही वहीं से होती है, JAT जस्ट एक्शन ट्रुथ, सत्य के लिए मतलब जो है क्या अगर वो एक्ट करता है वही जाट कहलाता है। वहीं मृतका के पति की माने तो पुलिस द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते आए दिन आरोपी दबंग सपा नेता द्वारा धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मृतका के परिवार को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 24/12 को मेरी पत्नी की हत्या की गई और 2 लेडीज हाई कोर्ट से जमानत मिल गई उनको, और एक मुख्य व्यक्ति है जो संदीप, वही अभी जेल में है। युवा जाट विचार मंच द्वारा पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हुई महापंचायत में पहुंचे एसपी क्राइम एसपी त्रिपाठी द्वारा आगामी 3 दिनों के अंदर फरार नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही घटना में इस्तेमाल हुए असलहों की फॉरेंसिक जांच की बात कही गई। देखिए, जो शाहगंज में मुकदमा कायम हुआ है उसमें कुछ विवेचनात्मक प्रगति हो गई है, कुछ चीज़ों की अभी विवेचना चल रही है। उसमें आज युवा जाट विचार मंच द्वारा एक ज्ञापन दिया गया अर्जुन नगर द्वारा, और उनकी जो मांगे हैं इस पर ध्यान दिया जाएगा। विवेचक को निर्देशित कर दिया गया, जो पर्यवेक्षक अधिकारी है उनको बता दिया है कि जो भी कार्रवाई करनी है वो तत्काल करनी है। नालों के विवाद को लेकर सपा नेता द्वारा की गई महिला की हत्या और उसके बाद फरार अभियुक्तों द्वारा पीड़ित परिवार और गवाहों की हत्या को लेकर आए दिन धमकियां देना अभियुक्तों की दबंगई को साफ जाहिर करता है। फिर भी ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार का जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि पुलिस इस मामले में लिप्त अभियुक्तों को कब तक अपनी गिरफ्त में ले पाती है। लौह संग्रहण सहयोग समिति द्वारा रविवार को रामनगर की पुलिया शाहगंज पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए लोगों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई। इस मौके पर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। लौह संग्रहण सहयोग समिति आगरा महानगर की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए रामनगर की पुलिया चौराहा शाहगंज पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय जनता से याचिका पर हस्ताक्षर कराकर सहयोग मांगा। इस मौके पर क्षेत्रीय जनता ने हस्ताक्षर कर अपनी भागीदारी दिखाई। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर यानी कि 597 फुट यानी कि 60 मंजिल ऊंची ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची बनने जा रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से। ये गुजरात सरकार एक ट्रस्ट के अंतर्गत बना रही है। नरेंद्र मोदी इसके कन्वीनर हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन समिति के ब्रज क्षेत्र सह संयोजक प्रमोद गुप्ता ने किया। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवनी के बारे में जानकारी दी गई।
साथ ही इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को गोष्ठी एवं कार्यक्रमों के जरिए जागरूक किया जा रहा है। प्रमोद गुप्ता ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को एक करना है। पिछले कई दिनों से दीवानी के अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही हड़ताल पर रोक लगाते हुए रविवार को बार एसोसिएशन में बैठक हुई, जिसमें वादकारियों के हित को देखते हुए सर्वसम्मति से सोमवार को विधिवत तरीके से काम करने की अधिवक्ताओं ने बात कही है। देखिए, एडीजे फर्स्ट साहब जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की अनुपस्थिति में इस समय इंचार्ज हैं, उनसे सारी बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई और कोऑर्डिनेशन बनाते हुए पुलिस को हमने समय दिया, क्योंकि लीगल प्रोसेस है, क्योंकि एडवोकेट का जो नाम निकलना है वो एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ही निकल सकता है और उसमें थोड़ा समय लगेगा। इस कारण से हमने बातकारियों का भी ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्राइक को भी विड्रॉल कर लिया और समय दे दिया है एसएसपी साहब को कि वो जो है अपनी पूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसमें नाम निकालने की प्रक्रिया को कर लें और सोमवार से हम विधिवत रूप से काम करेंगे। बातकारी आकर अपना जो है अपना न्याय की प्राप्ति के लिए पहले की तरह आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही महानगर बस सेवा अब राम भरोसे चल रही है। इन बसों में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं रह गया है। ताज न्यूज के कैमरे की नजर ऐसी ही सिटी बस पर पड़ी जो रोहता से चलकर भगवान टॉकीज जा रही थी, जिसमें पीछे के 2 पहियों की जगह सिर्फ एक ही पहियों पर मौत की ये सवारी दौड़ती नजर आई है। पहिए पर ट्रिप बनाने के लिए 5 सवारी जरूरी होता है। अभी बीच में भी आपकी गाड़ी है बंद, उधर से आने के लिए जैसे ट्रिप बनाता है वहाँ चक्कर के हिसाब से, तो उसके लिए 5 सवारी लाना जरूरी होता है। अच्छा, बेशक किसी की जान चली जाए। अरे नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे क्यों हो? अरे टायर लगा तो है एक और बड़ी टायर है, 2 टायर लगने होने चाहिए। नहीं, वो पंचर हो चुका है, पंचर हो गया, पिछला टायर आगे कर दिया है। तो ये आपने नहीं सोचा ये डिपो जा रही है, जुड़वाने के बाद उसे गाड़ी को चलाया जाए? तो चल के तो रोड पे ही जाएगी सर, चल के तो रोड से ही जाएगी, तो ऐसे उठ के तो जाएगी नहीं। किसकी कमी मानते हैं? प्रशासन किसकी विभाग की है, किसकी कमी मानते हैं आप? क्या अपनी कमी मानते हैं? या तो स्टेप नहीं उन्हें साथ भेजना चाहिए जो कि वहीं चेंज हो जाए। ये इतनी कमी तो विभाग की है कि आपकी भी कमी है? विभाग की कमी है जो कि टायर स्टेप नहीं है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 14 फरवरी को 11वें ब्राह्मण सामूहिक विवाह में 7 जोड़ों का विवाह होने और कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा 14 फरवरी 2014 को 11वां ब्राह्मण युवक युवती सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 जोड़ों का विवाह किया जाएगा। इस विवाह की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है। 12 फरवरी को 2 बजे से लेडीज संगीत और लेडीज संगीत और मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी। 14 फरवरी को 9:30 बजे सुबह से नवल किशोर नर्सिंग होम के पास से मंदिर से बारात शुरू होगी और 11:30 बजे होटल पे आएगी। इसमें 12 बजे वरमाला होगी और 3 बजे से पाणी ग्रहण संस्कार होगा। 6 बजे विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। कहाँ से? उनकी तो संपूर्ण जिम्मेदारी रहती है कि लड़कियां आती हैं, उनको मेहंदी लगाना, उनकी व्यवस्थाएं देखना, उनका श्रृंगार करवाना। महिला संगीत में सभी तैयारियां जो है महिलाओं की होती हैं। विवाह वाले दिन भी सब जिम्मेदारियां महिलाएं उठाती हैं, क्योंकि एक लड़कियां जो हैं कि पुरुषों से तो अपनी कोई बात कह नहीं पाती हैं, तो महिलाओं से आराम से कह लेती हैं सारी जिम्मेदारी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें
Shri Balaji Jewellers, Fortune Tower near Kargil Petrol Pump, Agra. Phone number 9719 333 563 or 9759 333 992. श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहां पर उपलब्ध हैं। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. परिपक्वता पर लॉयल्टी एडिशन के साथ भरे गए सभी प्रीमियम वापस पाएं। LIC न्यू बीमा बचत पॉलिसी। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, मैच्योरिटी पर समय सिक्योर और बोनस, और उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मनी बैक और ऑटो कवर के साथ मिले 125% लाइफ कवर। मैच्योरिटी के साथ LIC की न्यू मनी बैक पॉलिसी। शानदार बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी के बाद अब स्वास्थ्य बीमे की बारी। जीवन आरोग्य प्लान की करें तैयारी। 80 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य बीमा कवर। हॉस्पिटल में भर्ती होने पर एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति। मेजर सर्जिकल बेनिफिट में 140 सर्जरी की सुविधा। 17 सर्जरी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल। जीवन आरोग्य प्लान, संपूर्ण स्वास्थ्य प्लान। अपने LIC एजेंट विकास अधिकारी LIC शाखा में संपर्क करें और आज ही अपनी और अपनों की पॉलिसी करें। ब्रज गोपी मंडल का 12वां स्थापना दिवस समारोह भागवत कथा के साथ संपन्न किया गया है। इसकी जानकारी संस्था के सदस्यों ने एक बैठक आयोजित करके दी है। हमने खूब बढ़ चढ़कर भागवत कथा में भाग लिया है। सभी के अंदर खूब जोश और उत्साह है। सभी बहुत बढ़ चढ़कर भागवत कथा में भाग ले रहे हैं और भागवत कथा इसलिए हो रही है क्योंकि हमें इससे बहुत अच्छे अच्छे गीता ज्ञान मिलते हैं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो कल तुम्हारा था आज किसी और का होगा, कल और किसी का होगा। तो ये हमें समझ के भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण मंदिर ब्रिज बिहार कमला नगर का 12वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। जो हमारा आयोजन 10 तारीख से 17 फरवरी तक चलेगा। 10 तारीख को कलश यात्रा कमला नगर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वृंदावन पार्क में पहुंचेगी और 10 तारीख से कथा का आरंभ हो जाएगा। 17 तारीख को शिरडी वाले साईं बाबा जी का हमारे ऊपर मेहरबानी हो गई है, जिससे हम उनकी मूर्ति स्थापना करवा रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाशोत्सव रविवार को बड़े ही धूमधाम के साथ नानकपाड़ा में संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कीर्तन का आनंद लिया। हर साल यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है गुरुद्वारा नानकपाड़ा खटिकपाड़ा में, क्योंकि गुरु पंथ के उन्होंने दास जो सजाए गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकपाड़ा में ये मनाया जाता है हर साल। और लंगर, हजारों पब्लिक यहाँ पर लंगर खाएगी।
गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनका प्रकाशोत्सव गुरुद्वारा नानकपाड़ा खटीकपाड़ा पे विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सुबह से धार्मिक आयोजन का किया जा रहा है, जिसमें कि शुरुआत सुबह 10:30 बजे हुई। उसमें जिसमें विशेष रूप से लुधियाना से भाई सुरजीत सिंह जो कि अभी कीर्तन उनका चल रहा है, उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा वीर महेंद्रपाल सिंह जी, बीबी रानी सिंह स्त्री सिंह सभा, उन्होंने अपने कीर्तन द्वारा संगत को निहारा। सूर्यनगर मंदिर में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा निःशुल्क विकलांग सहायता और उपकरण वितरण का शिविर लगाया गया है। बस साथ ही विकलांगों का चिकित्सकों द्वारा परीक्षण भी किया गया। नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्रीमती रामकली देवी की पुण्यतिथि पर सुरेश चंद दिनेश चंद परिवार के सहयोग से आयोजित विकलांग सहायता एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आगरा, धौलपुर, मैनपुरी आदि क्षेत्रों से 291 विकलांगों एवं पोलियो ग्रसित लोगों ने निःशुल्क पंजीकरण कराया। हमारी माताजी श्रीमती रामकली देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम ऋषि लाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नारायण सेवा संस्थान द्वारा ये आयोजित किया गया है विकलांग शिविर। तो इसमें ट्राईसाइकिल्स हैं और भी आपके उसका सुनने का यंत्र है। करीब 200 लोग करीब आए थे। हाँ, इसमें चल रहा है अभी और मैं समझता हूँ 100 लोगों को करीब तो वितरण हो चुका है और अगर उनको और भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ से और उनको आ जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। जीवन संचालन में सहयोगी उपकरण निःशुल्क पाकर निःशक्त जनों के चेहरे देखने लायक खुशी झलक रही थी। वे शिविर में घिसटते हुए, लंगड़ाते हुए आए थे, पर जब व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल पर बैठकर गए तो यूं लगा जैसे प्रभु ने एक पल में उनकी पीड़ा हरण कर ली हो। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति आगरा इस्कॉन द्वारा केंद्रीय कारागार आगरा पर श्री हरिनाम संकीर्तन व गीता वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें वृंदावन से आए भगवताचार्य ने कारागार परिसर को कृष्ण भक्ति से आत्मविभोर कर दिया। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति आगरा इस्कॉन द्वारा केंद्रीय कारागार पर श्री हरिनाम संकीर्तन व गीता वितरण का आयोजन किया गया। प्रवचन के बाद वृंदावन इस्कॉन से आए सर्व श्री हरविजय दास प्रभु, वैकुंठ दास प्रभु, संकीर्तन दास प्रभु, रामचरण दास प्रभु ने हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन से संपूर्ण कारागार परिसर को कृष्ण भक्ति से आत्मविभोर कर आनंद से भर दिया। हमारी संस्था है जिसका आपने पहले भी सुना होगा, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति, ये समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम करती रहती है। उसी कड़ी के रूप में हमने आज केंद्रीय कारागार में एक हरे नाम संकीर्तन का आयोजन और गीता वितरण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें इस्कॉन की वृंदावन से मंडली आई हुई थी। श्री प्रभु जी भी आए हुए थे, उन्होंने प्रवचन भी दिए और लोगों को गीता के आधार पे अपने नैतिक जीवन को सुधारने का उपदेश दिया। वो तो आप लोगों ने देखा है कि संस्था का मुख्य उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, और लोगों का कल्याण, जीवों का कल्याण होता है केवल हरि नाम से। तो हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में तो इस्कॉन की स्थापना की है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो सभी लोग कृष्ण भावना भावित हों, क्यों कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तभी मनुष्य का कल्याण होगा। आज सेंट्रल जेल के अंदर भक्ति का कार्यक्रम श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा किया गया है, जिसमें कि सैकड़ों कैदियों ने यहाँ पे आनंद लिया है और भक्ति में पूरे भरपूर। कार्यक्रम में वृंदावन से आए भगवताचार्य श्री ब्रजविलास प्रभु ने केंद्रीय कारागार में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवत गीता की मनुष्य के जीवन में नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं कारागार के जेलर ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से मनुष्य को अच्छा संदेश प्राप्त होता है। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मंडलेश्वर सिंह का 82 वर्ष की अवस्था में सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में निधन हो गया। उनका शव उनके पैतृक गांव खेड़ागढ़ में जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। लंबे समय तक जनपद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मंडलेश्वर सिंह को राजनीति विरासत में मिली थी, जिससे उन्हें काफी दूर तक आगे बढ़ाया। इनके पिता स्वर्गीय ठाकुर महाराज सिंह जी ने सन 1936 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित उम्मीदवार को पराजित करके जिला पंचायत के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने उस समय कांग्रेस उम्मीदवार को अध्यक्ष के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कराया था।
मंडलेश्वर सिंह सन 1970 के दशक में जिला पंचायत आगरा के प्रभावशाली सदस्य और सैया विकास क्षेत्र के निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख रहे। वर्ष 1980 में आम चुनाव में वो खैरागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विधायक निर्वाचित हुए और बाद में 1989 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में तीसरी बार इस क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1996 से 2002 तक चौथी बार विधानसभा के सदस्य के रूप में विजयी हुए। इस दौरान वो प्रदेश के मंत्रिपरिषद में कबीना मंत्री के रूप में भी रहे। आगरा जनपद की राजनीति में भी उन्होंने जिला पंचायत के सदस्य और उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करने में वो अग्रणी रहे और मात्र 20 साल की उम्र में जिला सहकारी बैंक के संचालक बने और कई बार इस पद के लिए निर्वाचित हुए। उनके राजनीतिक जीवन का विशेष पहलू ये था कि वो राजनीति में व्याप्त जातिगत समीकरणों के विपरीत सभी जातियों में लोकप्रिय थे, क्योंकि जातीय आधार पर वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सुदृढ़ स्थिति में न होते हुए भी आगरा मंडल या प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में एकमात्र सर्वप्रिय नेता थे। उन्होंने जाति मतों के बल पर चुनाव न लड़कर विधानसभा के निर्वाचित और जिला एवं प्रदेश स्तरीय चुनावों में भारी बहुमत से विजयी रहे। श्री सिंह गत 2 सप्ताह से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में हो रहा था, जहां उनका निधन हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताजा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज। नमस्कार।